हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग इससे पहले लाइट पढ़े थे। ठीक है, लाइट यानी प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ चुके थे। आज उसी में आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले इसमें नेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आई के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी में चलते हैं। कहा जाता है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब, ठीक है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु के हटाए जाने के बाद, जब वस्तु का ही तो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनेगा, तो जब उसको हटाए जाने पर या उसको तुरंत हटा लेने पर तो वो वस्तु का जो प्रतिबिंब वो समाप्त नहीं हो जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा। वह लगभग 1/16वां भाग समय का 1/16वें सेकेंड तक वो हमारी नेत्र में बना रहेगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा। कह रहा है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब, ठीक है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, ठीक है, वस्तु के हटा जाने पर या हटाए जाने पर, ठीक है, वह लगभग 1/16 सेकेंड तक क्या रहता है? बना रहता है। ठीक है, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। हम कह रहे हैं कि यदि नेत्र पर बना प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्र पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने पर लगभग 1/16वें सेकेंड तक प्रतिबिंब का प्रभाव बना रहता है। ठीक है, क्या रहता है? तो बना रहता है। प्रतिबिंब का प्रभाव क्या रहता है? तो बना रहता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि नेत्र कोई, ठीक है, नेत्र पर प्रति 16 सेकेंड या उससे अधिक दर पर कोई वस्तु गतिशील हो रही है। ठीक है, नेत्र पर 16वें सेकेंड या लगभग 16 सेकेंड या उससे अधिक, ठीक है, कोई वस्तु गतिशील हो रही है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब भी हमें एकदम चलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? चलते हुए, यानी चलचित्र जो होगा वो चलता फिरता दिखाई देगा। कब? जब 16 सेकेंड या 16 सेकेंड से अधिक समय तक उसका वस्तु हमारे आंख के सामने अगर चलती हुई दिखाई दी तो उसका जो प्रतिबिंब भी होगा वो भी हमें क्या होगा? कुछ समय तक चलता हुआ दिखाई देगा। ये इसमें कहा गया है। अब ध्यान से सुनिए, नेत्र को बचाने के लिए पलकें दी गई हैं। ठीक है, ये पलकें क्या करती हैं? तो अनावश्यक चीजों को जो हमारी आंखों पर आता है उससे हमें क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं, उसको बचाती हैं। ठीक है, ताकि हमारी आंख क्या रहे, यानी हमारा नेत्र जो रहे वो सेफ रहे। पहली चीज हो गया। अब क्या है कि नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो सामान्य दूरी पर रखी हुई वस्तु या अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य दूरी पर रखी हुई वस्तु या थोड़ा अधिक दूरी पर भी रखी हुई वस्तु हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। एक ऐसा यंत्र है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि सामान्य नेत्र का, ठीक है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितना होना चाहिए? 25 सेकेंड होना चाहिए। नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सर्वाधिक कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? अब सुनिएगा, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पास रखी हुई वस्तु भी आसानी से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उनको देखने में दिक्कत होती है, और वही
वही व्यक्ति दूर रखी वस्तु को बड़े स्पष्ट तरीके से देख लेता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं कि उनको पास की चीज बड़ी अच्छाई से दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसे नेत्र दोष कहते हैं, यानी नेत्र दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, तो संशोधक लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछ लेता है, प्रश्न पूछता है कि पास रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। उल्टा इसका हो जाएगा कि पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो संशोधक लेंस का प्रयोग करते हैं। घबराइएगा नहीं, ये चीज भी आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अभी इसमें नहीं है, तो इसमें पहले पढ़ लीजिए, फिर आगे पढ़ने को मिलेगी। उसे क्या कहेंगे, संशोधक लेंस कहेंगे। और कुछ व्यक्ति जैसे वृद्ध हो जाते हैं या वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो उनकी आंखों या उनका नेत्र धुंधला देखना शुरू कर देता है, यानी उनको देखने में कठिनाई होती है, ठीक है, उन्हें परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है कि उनके जो आंख होती है उस पर एक परत जम जाती है। उस परत को हटाने के लिए, या उस परत को क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है, जिसको क्या कर दिया जाता है, हटा देने पर उससे हम क्या कर सकते हैं, नेत्र से आसानी से देख सकते हैं, यानी उनके नेत्र फिर से वर्क करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, इसमें और चीजें भी पढ़ने हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं दृष्टिबाधित लोग होते हैं, ठीक है। उन दृष्टिबाधित लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में हमें क्या करना है, आज जानकारी लेनी है, ठीक है। दृष्टिबाधित लोगों के बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आपने भी सुना होगा ब्रेल लिपि, किसके बारे में कह रहा हूं मैं, तो ब्रेल लिपि के बारे में कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बात करूं कि किसी भी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को 24 प्रतिबिंब प्रति सेकेंड दिखाया जा सकता है, प्रति सेकेंड दिखाया जा सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने चल रहा हूं। जैसे कुछ जंतु होते हैं, उनके नेत्र के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि जंतुओं के भी नेत्र विभिन्न तरीके के होते हैं और विभिन्न आकृति के होते हैं, ठीक है। इसी में मैं एक जंतु है केकड़ा, ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं, केकड़े की बात कर लेते हैं। केकड़े का जो नेत्र होता है वो चारों तरफ देख सकता है। उसका नेत्र ऐसा होता है कि वो चारों तरफ देख सकता है, इसीलिए पीछे से आते हुए शत्रु को भी वो भाप जाता है और क्या करता है, बचने की कोशिश करता है। उसी तरह से तितली भी होती है, तितली के भी नेत्र क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो वो पार्श्व भी देख सकती है, सामने भी देख सकती है और पीछे भी देख सकती है, तीनों चीजें देखने को उसको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे केकड़ा हो गया, तितली हो गई, तो ये सारे ऐसे इनके नेत्र होते हैं कि जो आसानी से देख लेते हैं। अब अगर बात करते हैं उल्लू की, किसकी बात करते हैं, उल्लू की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, उल्लू की, किसकी बात कर रहे हैं, उल्लू की, ठीक है। उल्लू जो होता है, उल्लू रात में देखता है। क्यों देखता है रात में, ये भी सुन लीजिएगा। उल्लू जो होता है उसको रात में भली भांति दिखाई देती है, परंतु दिन में वो देख नहीं पाता। इसी के विपरीत जो सक्रिय पक्षी होते हैं, जैसे बाज हो गया, चील हो गया, गरुड़ हो गए, ये सब क्या होते हैं, बड़े आसानी से दिन में देखते हैं और अपना शिकार भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन उल्लू के नेत्र में क्या ऐसी चीजें हो गई कि वो रात में ही देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है। उसका कारण सुनिएगा। जो उल्लू के नेत्र होते हैं, वो नेत्र में जो कार्निया होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कार्निया के साथ साथ पुतली भी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अगर हम इसके लिखें कि उल्लू दिन की अपेक्षा में रात में आसानी से देख सकता है, क्योंकि उल्लू के नेत्र में कार्निया बड़ी होती है, पुतली बड़ी होती है। क्योंकि उल्लू के नेत्र की कार्निया बड़ी होती है तथा पुतली भी बड़ी होती है, कार्निया भी बड़ी होती है और पुतली भी बड़ी होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, ठीक है। जब ये बड़ा होगा भाई तो नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सकता है, ठीक है,
ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सकता है, नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, ठीक है, या कर सकता है। इसके साथ साथ इसके रेटिना की जो इसकी रेटिना होती हैं उसमें क्या होता है, बड़ी संख्याओं में शलाकाएं होती हैं। साथ साथ मैं कह रहा हूं कि साथ ही साथ ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो रेटिना होती है, रेटिना में बड़ी संख्याओं में शलाकाएं होती हैं। साथ ही साथ इनके रेटिना में बड़ी संख्याओं में शलाकाएं, ठीक है, शलाकाएं होती हैं। बड़ी संख्या में क्या होती हैं, शलाकाएं होती हैं। क्या होती हैं, तो शलाकाएं होती हैं, बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं। जबकि अगर शलाकाएं बड़ी संख्या में तो शंकु क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ ही शंकु होंगे, लेकिन कुछ ही शंकु होंगे, लेकिन कुछ ही शंकु होंगे, लेकिन कुछ ही क्या होंगे, शंकु होंगे। शंकु की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शलाकाएं ज्यादा हो जाएंगी। कहाँ होंगे, रेटिना में होंगी। किसके, उल्लू के। उल्लू का क्या बड़ा होगा, पुतली बड़ी होगी, कार्निया बड़ी होगी, जिससे प्रकाश ज्यादा अधिक से अधिक प्रकाश क्या होगा, प्रवेश कर सकता है। इसी के विपरीत, इसके विपरीत दिन के पक्षियों में, दिन के पक्षियों में, इसी के या इसके विपरीत दिन के पक्षियों में शंकु अधिक होता है और शलाकाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। शंकु अधिक होता है शलाकाएं कम होती हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, उल्लू के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कहा कि उल्लू दिन की अपेक्षा रात में बड़े अच्छे से देख लेता है, दिन की अपेक्षा रात में आसानी से देख लेता है, क्योंकि उल्लू के नेत्र में कार्निया बड़ी होती है, पुतली बड़ी होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा तो जब प्रवेश करता है तो साथ ही साथ इनके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शलाकाएं होती हैं। किसके, तो उल्लू के रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं, शंकु कुछ ही होता है। जबकि इसी के विपरीत दिन में जो देखने वाले पक्षी होते हैं उनमें शंकु अधिक होता है रेटिना में, और शलाकाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये हो गया। चलिए अब देखिए भाई, अब नेत्र है, नेत्र का उपयोग हो रहा है तो नेत्र की सुरक्षा भी होनी चाहिए। नेत्र है, नेत्र का उपयोग भी हो रहा है तो नेत्र की क्या होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए। भाई उसी से तो हम देखते हैं, अब वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो बेकार है ना। तो नेत्र की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नेत्र में कई बीमारियों को रोकने के लिए सबसे अच्छा कौन है, तो विटामिन ए है। कौन है, विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए है। विटामिन ए जो होता है हमारे नेत्र को क्या करता है, सुरक्षा देता है। विटामिन ए जो होता है हमारे नेत्र को क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, अभी ये मत समझिएगा कि नेत्र आपका खत्म हो गया, नेत्र अभी बहुत है आपका। ठीक है, लेकिन ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है, पहले इसको कर लीजिए, फिर जब और चलेगा तब और भी सारी चीजें इसमें निकल कर आएंगी। अभी इसको मत समझिएगा कि नेत्र आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, इसको ये एंड मत समझिएगा, अभी और भी बातें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया नेत्र में जो विटामिन ए होता है, ये नेत्र को कई रोगों से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारे जो भोजन होते हैं उसमें अब पता करना है कि किसमें विटामिन ए हमको मिलते हैं। तो हमें अपने आहार में विटामिन ए के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, तो पहली बात तो फूल गोभी लेनी पड़ेगी, फूल गोभी। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, फूल गोभी लेनी पड़ेगी। ठीक है, फूल गोभी पहला चीज क्या है, फूल गोभी लेना पड़ेगा। फिर क्या लेना होगा, हरी सब्जियां जैसे पालक। ठीक है, हरी सब्जियां जैसे पालक। ठीक है, पालक भी खाना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, और क्या लेना होगा, तो लीवर भी खाते हैं लोग। ठीक है, लीवर में भी विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। ठीक है, तो लीवर। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो हमें अंडे में भी मिलेगा, दूध में भी मिलेगा, दही में भी मिलेगा। ठीक है, पनीर, मक्खन, ये सब में मिलेगा। अंडा,
दही, दूध, पनीर, ठीक है, पनीर, मक्खन इत्यादि। इन सबों में भी हमको क्या मिलेगा, अच्छा खासा विटामिन ए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो चलिए अब देखिए, अब सुनिए ध्यान से। कुछ व्यक्ति या बच्चे भी होते हैं बड़े ही कम आयु में दृष्टिबाधित हो जाते हैं या उनकी आंख की रोशनी चली जाती है, तो उन्हें चाक्षुष, ठीक है, कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता उन्हें चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। ठीक है, अब इनके लिए क्या होता है, कुछ साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के साधन प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है अप्रकाशिक साधन और एक होता है प्रकाशिक साधन। ठीक है, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन व प्रकाशिक साधन। ठीक है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रकाशिक साधन या अप्रकाशिक साधन की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब समझिएगा, अप्रकाशिक साधनों में जो चाक्षुष साधन होते हैं, जैसे स्पर्श करने वाले साधन को क्या कहा जाता है, अप्रकाशिक साधन कहा जाता है। मैंने क्या कहा, अप्रकाशिक साधन। ठीक है, साधन, ठीक है, अप्रकाशित साधन कह रहा है। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि अप्रकाशित साधनों में चाक्षुष, स्पर्श साधन जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, श्रवण साधन, ठीक है, जिनको हम सुन सकते हैं यानी सुनकर महसूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। कौन कौन सी साधन सम्मिलित हैं, तो स्पर्श साधन है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं छू कर, चाक्षुष साधन। ठीक है, कौन सा, चाक्षुष साधन। ठीक है, चाक्षुष साधन। ठीक है, चाक्षुष साधन। फिर मैंने क्या बोला, स्पर्श साधन, स्पर्श साधन। ठीक है, स्पर्श साधन, चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श साधन, चाक्षुष साधन, श्रवण साधन, श्रवण साधन, श्रवण साधन। फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि अप्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, फिर उसके बाद श्रवण साधन और इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है। ठीक है, श्रवण साधन और कौन बोला है, तो इलेक्ट्रॉनिक साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है, सम्मिलित है। ये सारे साधन इसमें सम्मिलित है। क्या है, सम्मिलित है। इसमें क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित है। कौन कौन से साधन सम्मिलित है अप्रकाशिक साधन में, चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन। चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन और इलेक्ट्रॉनिक साधन ये अप्रकाशित साधन में है। ठीक है, अब चाक्षुष साधन शब्दों से क्या समझते हैं या आवर्धित कर सकते हैं कि क्या मतलब होता है, उचित तीव्र प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, चाक्षुष साधनों शब्दों से। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि चाक्षुष, ठीक है, साधन शब्द का, ठीक है, आवर्धित कर सकते हैं, यानी कहा जाता है कि जब तीव्र प्रकाश प्रदान कर सकते हैं, सामग्री उचित दूरी पर जुटा सकते हैं, और स्पर्श साधन यानी कहा जाए कि ब्रेल लेख पाटी, यानी हम ब्रेल जो लिपि होती उससे चाक्षुष व्यक्ति को पढ़ने में आसानी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तेज प्रकाश के जरिए, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको स्पर्श करके, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उचित दूरी पर रख करके हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस करके उसको पढ़ सकते हैं या उसको लिखने या पढ़ने में सहायता हमें मिल सकती है। अगर श्रवण साधन की बात करें, किसकी बात करें, श्रवण साधन में कैसेट आता है,
टेप रिकॉर्डर आता है, बोलने वाली पुस्तकें भी आती हैं, ठीक है। अन्य ऐसे सम्मिलित चीज़ें हैं जो बोल कर सुनाई देते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साधन यूज किए जाते हैं। ये सारे किस में आते हैं? श्रवण में आते हैं, यानी हम इनको सुन सकते हैं। अब कहा जाता है संगणना की कार्य भी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बोलने वाला कैलकुलेटर है, इससे भी हो सकता है। और टेलीविजन भी आप क्या कर सकते हैं? इनका उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधन में आता है। मुद्रित सामग्री का भी यूज कर सकते हैं, जिनको टच करके पता किया जा सके, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें तो आजकल श्रवण में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? सीडी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीजें इसमें यूज की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो अंधा व्यक्ति है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति, वो आसानी से क्या कर ले रहा है? पढ़ ले रहा है। अब प्रकाशिकी साधनों में देखा जाए, प्रकाशिकी साधनों में देखा जाए तो द्विफोकसी लेंस होगा। देखिए अब ये हो गया ना, अब देखिए प्रकाशिकी साधन, ये है आपका प्रकाशिकी साधन, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, साधन देखिए प्रकाशिक साधन, प्रकाशिक साधन। चलिए देखिए प्रकाशिक साधन में क्या कह रहा है। प्रकाशिक साधन में मैंने क्या क्या बताया? तो द्विफोकस लेंस पहला है, द्विफोकस लेंस हो गया। क्या हो गया? द्विफोकस लेंस हो गया। फिर कौन है? संस्पर्श, संस्पर्श लेंस, संस्पर्श लेंस हो गया। द्विफोकस लेंस हो गया, संस्पर्श लेंस हो गया, रंजित लेंस। क्या है? रंजित लेंस, रंजित लेंस हो गया। क्या हो गया? रंजित लेंस हो गया। फिर क्या है? आवर्धक हो गया। क्या हो गया? आवर्धक, ठीक है। और तथा क्या है? दूरबीन, दूरबीन इत्यादि। यह है प्रकाशिकी में, यह प्रकाशिकी में। फिर से सुन लीजिए, द्विफोकस लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक और दूरबीन इत्यादि क्या है? प्रकाशिक लेंस में आते हैं। किस में आते हैं? प्रकाशिक लेंस में आते हैं। बात समझ में आ गई, चीजें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेल लिपि, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि की बात करें तो हम बात करेंगे सीधे सीधे किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जो छोटी सी आयु में क्या हो गया था? बेचारा क्या हो गया था? तो दृष्टि उसकी छीन ली गई थी। तो ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे और उन्हीं व्यक्ति का नाम है लुई ब्रेल। क्या है? लुई ब्रेल, ठीक है। आप कहते हैं ना लुई ब्रेल। बहुत लोग कहते हैं यार, बहुत लोगों को देखे जीवन में हारते हुए, बहुत लोगों को देखे हुए निराश होते हुए, बहुत लोग कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, अब इस बंदे को देखिए, ये बंदा 10 वर्ष की आयु में क्या हो गए थे? ये दृष्टिबाधित हो गए थे, यानी इनकी आंख से दिखना बंद हो गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? अपनी मेहनत से सारी चीजें की और आज इनका नाम लिया जाता है लुई ब्रेल के नाम पर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कहा जाए या उपयोगी कौन है? ब्रेल है। कौन है? ब्रेल है। लुई ब्रेल जो स्वयं को, ठीक है, क्या थे? दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने ही इस पद्धति का क्या किया था? विकास किया था, ठीक है। और इन्होंने इस पद्धति को ठीक है प्रकाशित कब किया था? कब प्रकाशित किया था? तो 1821 में, ठीक है, 1821 में प्रकाशित किया था। 1821 ईस्वी में क्या कर लिया गया था? प्रकाशित किया था, प्रकाशित किया था, प्रकाशित किया था, ठीक है। किसे प्रकाशित किया था? तो ब्रेल लिपि पद्धति को प्रकाशित किया था 1821 में प्रकाशित किया था। 1920 में, सॉरी 1932 में इसको क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था, ठीक है। 1932 में इसे अपनाया गया था। 1932 में ईस्वी में इसे क्या किया गया था? अपनाया गया था, अपनाया गया था। 1932 में इसे अपनाया गया था, 1932 में इसे अपनाया गया था, ठीक है। देख लीजिए इसको, देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए जो ये ब्रेल कोड है या ब्रेल लिपि जो है, ये पद्धति जो है वो भारतीय भाषाओं में भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ब्रेल लिपि जो है
ये इसमें ब्रेल लिपि पद्धति में 63 यानी 63, ठीक है, बिंदु है। कितने बिंदु हैं? तो 63 बिंदु है, ठीक है। 63 बिंदु कृत ये पैटर्न है और इसके मतलब जो बिंदु होते हैं इनसे ही, इनके छाप से ही सामान्य अक्षर बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य अक्षरों को क्या करते हैं, ये उभार के रूप में, बिंदु जो होते हैं उभार के रूप में होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने होते हैं? 3 बिंदु होते हैं, ठीक है। जिससे ये अंग्रेजी के वर्णमाला भी बनाए जाते हैं, इनसे ही पूरा एक शब्द बनाया जाता है, इनसे ही पूरा एक वाक्य बनाया जाता है और उसको क्या करते हैं, टच करके यानी छू छू कर हम क्या कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो ये बनाया कब गया था, प्रकाशित कब हुआ था? 1881 में, और इसे अपनाया गया 1932 में। और इसमें कितने बिंदु होते हैं? तो 63 बिंदु होते हैं। और ये जो बिंदु होते हैं इनमें जो पंक्तियां होती हैं, 2-2 की पंक्तियां होती हैं और ऊर्ध्वाधर कक्षाओं में बटे होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 बिंदु होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में क्या होते हैं? 3-3 बिंदु होते हैं। ये रहा आपका ब्रेल लिपि के बारे में, ये रही आपकी ब्रेल लिपि। मतलब वो क्या होता है कि उभार के रूप में होता है, उसको जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उसको टच करते हैं और टच करके क्या करते हैं, उसी संकेत से क्या कर लेते हैं, चीजों को पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, एक महिला हैं जो दृष्टिबाधित महिला हैं, इनका नाम है और इनका सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक महिला है, 18 वर्ष की महिला थी ये, ठीक है, और ये अपनी दृष्टि खो बैठी थी और इन्हीं का नाम था हेलेन। क्या नाम था? तो हेलेन नाम था। ये लेखिका भी हैं और अध्यापक भी हैं और ये कहाँ रहती थी? तो अमेरिका में रहती थी, ठीक है। हेलन ए, क्या नाम है इनका? केलर, ठीक है, हेलन ए केलर है, ठीक है, हेलन ए केलर, हेलन ए केलर है, ठीक है, हेलन ए केलर। ये जो हेलन ए केलर है ना, इनका एक मतलब एक बुक बहुत फेमस है, वो 1903 में लिखी गई बुक है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ बहुत फेमस है, ठीक है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये जो बुक है इनकी, ये बहुत फेमस है और ये 1903 में प्रकाशित की गई थी, 1903 में ये प्रकाशित की गई थी। इनका याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। एक और थे, ठीक है, एक और थे लाल आडवाणी करके, ये भी दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने विकलांगों के लिए एक वास खोला था, उनकी शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम किया था। कौन किया था? तो लाल आडवाणी थे। कौन थे? श्री लाल आडवाणी थे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज था, ठीक है। और इसी में एक और थे श्री रविंद्र, ठीक है, जैन। ये रविंद्र जैन जो थे ये भी दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, लेकिन संगीतकार भी थे, गायक भी थे, ठीक है। और क्या थे इनका मतलब, इन्होंने क्या किया था कि संगीत के क्षेत्र में काफी नाम किया था, ठीक है। और इलाहाबाद में, ठीक है, ये जो थे इनका इलाहाबाद में जो था संगीत के मामले में, इलाहाबाद में एक संगीत प्रभाकर, ठीक है, की उपाधि इनको मिली थी। इलाहाबाद में ही संगीत प्रभाकर कहा गया था इनको, ठीक है। ये सारी चीजें आज आपकी इस चैप्टर में खत्म हो रही हैं। अगले जो लेंस है या कहा जाए कि प्रकाश है, लाइट है, वो अगला चैप्टर आपसे कल से और शुरू हो जाएगा। जितना इसमें मैंने पढ़ा दिया इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए क्योंकि ये मुफ्त है और सभी को मिलना चाहिए और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।